际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। विश्व इंटरनेट सम्मेलन का डिजिटल रेशम मार्ग विकास मंच उद्घाटित हुआ। 15वीं पंचवर्षीय योजना में वानिकी और घास के मैदानों के संरक्षण और इस्तेमाल की योजना जारी की गई और चीनी राजदूत ने फिलीपींस की उत्तेजक कार्रवाई की सच्चाई बयान की। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। विश्व इंटरनेट सम्मेलन के तत्वावधान में चीन के शांसी प्रांतीय सरकार के आयोजन में साल 2026 विश्व इंटरनेट सम्मेलन का डिजिटल रेशम मार्ग विकास मंच 22 जुलाई को शियान शहर में उद्घाटित हुआ। बताया जाता है कि 52 देशों और क्षेत्रों व 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 800 प्रतिनिधि मंच में उपस्थित हुए। यह लगातार तीसरा वर्ष है कि विश्व इंटरनेट सम्मेलन ने डिजिटल रेशम मार्ग विकास मंच की मेजबानी की है। वर्तमान मंच का विषय है रेशम मार्ग पर जानकारी साझा करें और डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ें। साइबर स्पेस में साझा भविष्य वाले समुदाय का संयुक्त निर्माण करें। सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और शोध समुदाय से आए दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने व्यापक विषयों पर चर्चा की, जिसमें सिल्क रोड, ई कॉमर्स, सहयोग और विकास, बुद्धिमान एजेंटों का सहयोगात्मक नवाचार विकास, डिजिटल और बुद्धिमान युग में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण व विरासत और डिजिटल व बुद्धिमान स्वास्थ्य आदि शामिल हैं। मंच में विभिन्न जगतों के मेहमानों ने डिजिटल और बुद्धिमान तकनीक के नवाचार विकास, डिजिटल बुनियादी संस्थापनों के अंतर संबंध और डिजिटल सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान व आपसी सीख पर विचार विमर्श किया। इससे बेल्ट एंड रोड के साझेदार देशों के बीच सहमति और सहयोग बढ़ाया गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक साइबर सुरक्षा स्थायी तंत्र की पहली बैठक 20 से 24 जुलाई तक न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में चल रही है। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने इस तंत्र के सामने डिजिटल इंटेलिजेंस युग में वैश्विक साइबर शासन पर चीन के पक्ष का दस्तावेज पेश किया। साइबर प्रभुसत्ता के बाद चीन ने इस बार डिजिटल प्रभुसत्ता के अहम सिद्धांत पेश किए हैं, जो चीन द्वारा वैश्विक शासन पहल लागू करने और साइबर स्पेस के साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण बढ़ाने का नया कदम है। इस दस्तावेज में जोर दिया गया है कि देशों को सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को साइबर स्पेस में यूएन चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए। यह डिजिटल प्रभुसत्ता के समाधान और सार्वभौतिक विकास की वकालत करता है। विभिन्न देशों को अपनी राष्ट्रीय स्थिति के मुताबिक एआई समेत डिजिटल इंटेलिजेंस तकनीक विकास का रास्ता चुनने का अधिकार है। इस दस्तावेज में दोहराया गया कि बहुपक्षवाद पर कायम रहकर साइबर सुरक्षा के प्रति एआई आदि नई प्रौद्योगिकी से आने वाले खतरों का प्रभावी निपटारा किया जाना और युग से मेल खाने वाले नए साइबर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाने चाहिए। उधर वानिकी और घास के मैदानों के संरक्षण और इस्तेमाल के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना 22 जुलाई को सार्वजनिक की गई। इस योजना में बताया गया कि साल 2030 तक 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम निर्णायक जीत हासिल कर लेगा। नेचर रिजर्व को एक साथ लाने और बेहतर बनाने का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जंगल, घास के मैदान, वेटलैंड और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र की गुणवत्ता और सेवा कार्य लगातार बेहतर होंगे। जंगल और घास के मैदान से मिलने वाले उत्पादों की सप्लाई और खपत के तरीके और भी समृद्ध होंगे और जंगल व घास के मैदान से जुड़े उद्योगों का कुल उत्पादन मूल्य नए स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जमीन को हरा भरा करने के वैज्ञानिक तरीके अपनाने, नेचर रिजर्व सिस्टम के विकास को व्यापक तौर पर आगे बढ़ाने, वानिकी और घास के मैदानों से जुड़े उद्योगों को विकसित करने और विस्तारित करने, मिलकर पारिस्थितिक सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, अहम क्षेत्रों में सुधारों को लगातार आगे बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास और खुले सहयोग को पूरी तरह से बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। उधर चीन में बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन 22 जुलाई को राजधानी पेइचिंग में आयोजित हुआ। बताया जाता है कि अब तक चीन में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल और किंडरगार्टन की संख्या
4,30,000 हैं। विभिन्न स्कूलों में 22 करोड़ छात्र नामांकित हैं और पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या 1,57,70,000 है। चीन में दुनिया में सबसे बड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, जो उच्च आय वाले देशों के औसत स्तर पर पहुंच गई है। चीनी शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चीन में गुणवत्ता केंद्रित शिक्षा के अच्छे परिणाम हासिल हुए हैं। लगभग 80% छात्रों की गणित, चीनी, अंग्रेजी और विज्ञान आदि में मुख्य क्षमता पाठ्यक्रम मानक की आवश्यकताओं को पूरा कर चुकी है। इनमें लगभग 55% छात्र अच्छे या बेहतरीन स्तर तक पहुंच चुके हैं। इससे चीन दुनिया में मजबूत शिक्षा देश की श्रेणी में अग्रणी रहा है। बताया जाता है कि छात्रों में राष्ट्रीय पहचान की भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा की जागरूकता, उत्कृष्ट पारंपरिक चीनी संस्कृति के साथ जुड़ाव की भावना और व्यवहार संबंधी आदतन मानदंड का स्तर लगातार उन्नत हुआ है। इसके अलावा छात्रों की लंबाई, फेफड़ों की क्षमता और शारीरिक क्षमता आदि सूचकांक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। साथ ही मोटापे की दर और खराब दृष्टि की पहचान दर के बढ़ने का रुझान काफी हद तक रोक दिया गया है। बीजिंग समय के मुताबिक 22 जुलाई को सुबह 10:54 पर चीन के थाईलैंड सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने शंघाई के पूर्वी समुद्री इलाके से ग्रेविटी 1 Y4 कैरियर रॉकेट का इस्तेमाल कर 9 उपग्रहों को उनके पहले से तय कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह मिशन पूरी तरह सफल बताया जाता है। इस मिशन में कुल 9 सैटेलाइट्स शामिल रहे। तुंगफो 13, तुंगफो 14, तुंगफो 17 से 20 तक और शिक्वांग 201, खेनई 49 और लिलेट 3 शामिल हैं। यह ग्रेविटी 1 कैरियर रॉकेट का तीसरा उड़ान मिशन बताया जाता है। उधर फिलीपींस स्थित चीनी राजदूत चिंग चुएन ने 21 जुलाई को मीडिया से कहा कि 20 जुलाई को रेन आई चाओ रीफ पर फिलीपींस की तरफ से जानबूझकर की गई उकसावे भरी कार्रवाई फिलीपींस द्वारा अपने युद्धपोत को मजबूत करने की कोशिश के कारण हुई है। चिंग चुएन ने कहा कि आखिर इस घटना को कौन भड़का रहा है, वीडियो से एक नजर में ही साफ हो जाता है। फोटो और वीडियो सबसे अच्छे सबूत होते हैं। फिलीपींस ने सबसे पहले उत्तेजक कार्रवाई की, इसके बजाय तथ्यों को तोड़कर और दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर चीन पर आरोप लगाया। चिंग चुएन ने कहा कि यह घटना 20 जुलाई को सुबह लगभग 9 बजे हुई, जब चीनी पक्ष ने देखा कि फिलीपींस के सैनिक एक तरह का बैरियर नेट बना रहे थे और अपने युद्धपोत को मजबूत कर रहे थे। इसके लिए चीन ने जांच के लिए 2 जहाज भेजे। फिलीपींस की कार्रवाई रेन आई चाओ रीफ पर दोनों पक्षों के बीच संपन्न अस्थायी व्यवस्था की भावना का उल्लंघन है। रेन आई चाओ रीफ पर कोई नई इमारत बनाने की इजाजत नहीं है। चीन केवल रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी मानवीय सामान के परिवहन की अनुमति देता है, लेकिन फिलीपींस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद फिलीपींस ने चीनी पक्ष को उकसाने के लिए जहाजों और कर्मियों को भेजा। फिर कुछ घटना हुई। यह स्थिति की पूरी तस्वीर है। राजदूत चिंग चुएन ने कहा कि उन्होंने 21 जुलाई को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुआल्डेज मार्कोस से मुलाकात की और इस घटना पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया। वर्तमान स्थिति में सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालात को रोकने और रिश्तों को स्थिर करने का कोई रास्ता निकाला जाए, ताकि सही रास्ते पर वापस लौटा जा सके, न कि बदनीयत ताकतों द्वारा गलत रास्ते पर ले जाया जाए। चिंग चुएन ने कहा कि चाहे कोई मुश्किल क्यों न आए, चीन का दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर वार्ता बढ़ाने के दृढ़ निश्चय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन की इस साल के अंत से पहले दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता पर वार्ता पूरा करने की इच्छा नहीं बदली है। उधर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट ने 21 जुलाई को बताया कि ताज़ा अनुमान के अनुसार अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध में 3,750 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। उन्होंने उसी दिन अमेरिकी सेनेट की अनुदान समिति की सुनवाई सभा में बताया कि इस युद्ध के लिए अतिरिक्त अनुदान नाजुक और जरूरी है, वरना हमें पूंजी के गंभीर अभाव का सामना करना होगा। उधर पिछले 2 हफ्तों के दौरान कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले में मारे गए हैं और लगभग 100 अमेरिकी सैनिक घायल बताए जाते हैं। उधर अमेरिकी केंद्रीय कमान ने 20 जुलाई को एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी सेना ने पूर्वी समय के मुताबिक 20 जुलाई की रात 9 बजे ईरान पर हमलों का एक नया दौर पूरा किया। यह ईरान पर अमेरिकी हमलों की लगातार 10वीं रात थी। ईरान ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कतर, मिस्र और पाकिस्तान सहित मध्यस्थों ने अमेरिका और ईरान को 10 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है
आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। इन दिनों हम आपको सुना रहे हैं चीनी अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज, और इसी के तहत आज हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने आए हैं जिसका शीर्षक है गीतों की शौकीन श्य जाति। फूचियन, चेचियांग, क्वांगतुंग, चियांगशी और आंध्री प्रांतों की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में एक प्राचीन जाति श्य जाति बसी हुई है। इनमें से 97% लोग फूचियन और चेचियांग दो प्रांतों में बसे हुए हैं। क्योंकि श्य और हान दोनों जातियों के लोग लंबे अरसे से साथ साथ रहते आए हैं, इसलिए श्य जाति का आर्थिक विकास मोटे तौर पर हान जाति के समान हुआ। संस्कृति और रीति रिवाजों के संदर्भ में भी हान जाति से बहुत समानता है। श्य जाति की अपनी मौखिक भाषा तो है, पर लिखित भाषा नहीं है। उनकी लिखित भाषा तो हान जाति की भाषा ही है। श्य जाति का पहाड़ी गीत श्य जाति के सांस्कृतिक भंडार में एक चमकदार रत्न है। पीढ़ियों से चला आ रहा मौखिक साहित्य भी बहुत ही विकसित है। श्य जाति की वेशभूषा और दस्तकारी की अपनी जातीय छटा भी निराली है। पुराने जमाने में विभिन्न राजवंशों के शासकों द्वारा अल्पसंख्यक जातियों पर किए गए भेदभाव और उत्पीड़न की वजह से श्य जाति के लोगों को मजबूरी में पहाड़ों में बसना पड़ा। आमतौर पर एक गांव में सिर्फ 20-25 परिवार बसे हुए हैं। श्य जाति के गांव के आसपास हान जाति के गांव हैं, और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिनमें श्य और हान दोनों जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुक्ति के बाद सरकार की मदद से श्य जाति के कुछ एक गांव ऊंचे पहाड़ों से नीचे लाकर बसाए गए, पर अभी भी श्य जाति के अधिकतर गांव पहाड़ों पर ही स्थित हैं। अपनी प्राचीन जातीय परंपरा और रीति रिवाजों को उन्होंने बरकरार रखा है। श्य जाति के गांव में प्रायः पुरखों का मंदिर होता है। एक ही कुल नाम के लोगों और एक ही पूर्वज की संतानों के पुरखों का अपना अलग एक मंदिर होता है। मंदिर का एक मुखिया होता है जो अपनी जाति के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाता और सार्वजनिक मामलात और यज्ञ से संबंधित कार्यक्रमों को भी संभालता है। श्य जाति की हर एक शाखा की अपनी एक वंशगत लाठी होती है। इस लाठी पर ड्रैगन के सिर की नक्काशी की जाती है। ड्रैगन श्य जाति के टोटम का एक मुख्य प्रतीक है। इस टोटम का संबंध श्य जाति में व्यापक रूप से प्रचलित फानहू की किंवदंती से है। प्राचीन काल के काओशिन सम्राट के जमाने में छेनरुंग जाति के लोगों ने उनके राज्य पर हमला किया। काओशिन सम्राट ने मुनादी करवाई कि जो कोई छेनरुंग के सरदार का सिर काट कर लाएगा उससे तीसरी राजकुमारी की शादी होगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसको किसी युवक ने नहीं बल्कि फानहू ने पूरा किया। वो विचित्र आकृति का 6 मीटर लंबा एक ड्रैगन था। फानहू साहस के साथ दुश्मन का मुकाबला करने गया। जब छेनरुंग का सरदार नशे में आया तो इस मौके का फायदा उठाकर फानहू ने अपने मुंह से उसका सिर काटकर अलग कर डाला और उसे अपने मुंह में दबाए काओशिन सम्राट के समक्ष ले आया। पर फानहू को ड्रैगन के रूप में देखकर तीसरी राजकुमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। अनायास ड्रैगन मनुष्य की भाषा में बोला, अगर आप मुझे सोने के घड़े में 7 दिन 7 रात तक बंद रखें तो मैं मनुष्य बन जाऊंगा। पर छठे ही दिन इस डर से कि कहीं भूख से फानहू की मृत्यु न हो जाए, काओशिन सम्राट ने उसे भोजन देने के लिए सोने के घड़े को खोल दिया। छठे दिन तक फानहू का धड़ ही मनुष्य की तरह हुआ था। अभी सिर ड्रैगन का ही था, पर इसके बाद वो वैसा ही रह गया।
चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत गीतों की शौकीन शी जाति शादी के बाद फानहू राजकुमारी के साथ पहाड़ पर बसने के लिए चला गया। वहां राजकुमारी ने 3 बेटों और 1 बेटी को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम फान, दूसरे बेटे का नाम लान और तीसरे बेटे का नाम लेई था। बेटी की शादी चुंग नाम के लड़के से हुई। यही श जाति के पूर्वज फानहू से संबंधित किंवदंती और उसके फान, लान, लेई और चुंग 4 बड़े कुलनामों का इतिहास है। इससे यह जाहिर होता है कि श जाति के आदिम समाज में टोटम पर विश्वास किया जाता था। आज भी वे फानहू से संबंधित इस किंवदंती को चित्र में रचित करते हैं। वे उसे अपने पूर्वज का चित्र मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। हर वर्ष चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार पहले महीने की 8वीं तारीख को श जाति के लोग टोटम की पूजा करते हैं। इस दिन एक ही पूर्वज और एक ही कुलनाम की संतानें अपने अपने गांव में स्थित पूर्वजों के मंदिर में जाकर फानहू का दर्शन और उसकी पूजा करते हैं। पूजा की रस्म एक बुजुर्ग व्यक्ति संभालता है। वो पूजा गीत गाता है और श जाति के इतिहास और अपने पूर्वज फानहू की किंवदंती के बारे में बताता है। पूजा की समाप्ति के बाद लोग प्रसाद तैयार करने वाले के घर जाते और प्रसाद लेकर खाते हैं। बाहर से आए अपने कुलनाम के अतिथियों का तरह तरह के व्यंजनों और शराब से स्वागत सत्कार किया जाता है। महिलाएं और युवतियां इन मेहमानों को पीने के लिए शराब और चावल खिलाती हैं। खाते समय लोग हंसते बोलते और खुशियां मनाते हैं। हर 3 साल में एक बार बड़ी पूजा होती है। उस दिन नववर्ष की तरह चहल पहल हो जाती है। रंग बिरंगे झंडे फहराते हैं और ढोल नगाड़ों की गगनभेदी आवाज गूंज उठती है। श जाति के लोग नव वर्ष का त्योहार बड़े उत्साह और पूरी तैयारी से मनाते हैं। चीनी चंद्र पंचांग के अनुसार 10वें महीने से ही हर परिवार चिपचिपे चावल से शराब बनाने लगता है, जिसे लोग नव वर्ष की शराब कहते हैं। नव वर्ष जब नजदीक आता है तो पहाड़ी क्षेत्र के परिवार कठोर लकड़ियों की टहनियों को जलाकर उसकी राख तैयार करते हैं। फिर पानी में राख को निथारते हैं। बाद में चिपचिपे चावल में इस पानी को मिलाकर नव वर्ष को न्येनकाओ यानी एक तरह का केक बनाते हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रकार के दूसरे व्यंजन भी तैयार करते हैं और नव वर्ष के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व बेला में श जाति के लोग पूरी रात जागते हैं। घर घर की भट्ठी में जो मोटी और सूखी लकड़ी जलाई जाती है, उसे लोग अगले दिन तक जलाए रखते हैं। वे इसे पूर्ववर्ती वर्ष की आग कहते हैं। रात के 12 बजे से पहले लोग एक दूसरे के घरों में जाकर बधाइयां देते हैं। यदि कोई परिवार संकट में हो या किसी परिवार में कोई बीमार हो तो आस पड़ोस के परिवार उन परिवारों को तैयार व्यंजन का उपहार देते हैं ताकि हर कोई खुश होकर नव वर्ष का स्वागत करे। रात को 12 बजे पुराने वर्ष की समाप्ति और नव वर्ष के आगमन के समय लोग दीप और धूप बत्तियां जलाकर और पटाखे छोड़कर खुशी से नव वर्ष के आगमन का स्वागत करते हैं। इसके बाद पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर नव वर्ष का खाना खाते हैं। कुछ जगहों पर लोग नव वर्ष के खाने का एक भाग बचाकर अनाज के भंडार में रख देते हैं और फिर नव वर्ष के पहले महीने की 15वीं तारीख को यानी दीपोत्सव के सुअवसर पर इसे बाहर निकालकर खाते हैं। ये समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नव वर्ष के दौरान नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं, लेकिन नव वर्ष के पहले दिन अनेक जगहों पर श जाति के परिवार शकरकंद की सतरों के साथ चावल बनाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि नव वर्ष के त्योहार में भी
बचत मत भूलें। इसके अलावा एक ऐसी दिलचस्प प्रथा भी प्रचलित है कि नव वर्ष के मौके पर महिलाएं कोई काम नहीं करती। उन दिनों में पुरुष घास फूस से जूते बनाते और घरेलू काम भी करते हैं। इससे महिलाओं के प्रति आदर और उनकी वर्ष भर मेहनत से काम करने का धन्यवाद प्रकट किया जाता है। क्षत्रिय जाति के परिवार का केंद्र पुरुष है और वही पूरे घर का मालिक होता है। फिर भी क्षत्रिय जाति की महिलाओं का उचित सम्मान किया जाता है और समाज और पुरुष महिलाओं के हितों पर बहुत ध्यान देते हैं। नव वर्ष के अवसर पर सबसे अधिक खुश बच्चे नजर आते हैं। पाँव फटते ही वे अपने अपने घर से निकलते हैं और बांसवाड़ी में बांस को हिलाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो बच्चे नव वर्ष के पहले दिन बांस को हिलाते हैं वे पूरे साल बांस के अंकुरों की ही तरह बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बांस को हिलाने के बाद वे साथ साथ खेलने चले जाते हैं। इस दिन किसी बच्चे को, चाहे बहुत शैतान बच्चा भी क्यों ना हो, उसके माँ बाप उसे खेलने से मना नहीं करते। नव वर्ष के दौरान सबसे चहल पहल का कार्यक्रम प्रतिगान है। इस अवसर पर गांव में किसी भी घर में मेहमान आता है तो इससे पूरा गांव आनंदित हो उठता है। यदि मेहमान महिला हो तो गांव के पुरुष उसके साथ प्रतिगान करने आते हैं और यदि मेहमान पुरुष हो तो गांव की महिलाएं उसके साथ प्रतिगान करती हैं। क्षत्रिय जाति में गायन बहुत लोकप्रिय है। यद्यपि उसका अपना कोई साहित्य नहीं है, पर उसकी अपनी मौखिक भाषा है। पिछले 2000 से अधिक वर्षों के लंबे इतिहास में क्षत्रिय जाति के लोगों ने अपनी जातीय भाषा में लाखों ऐसे पहाड़ी गीत रचे और गाए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से प्रचलित हैं। खासकर क्षत्रिय जाति के इतिहास की किंवदंतियों से संबंधित गीत और प्रेम गीत तो सभी को याद हैं। क्षत्रिय जाति के लोग न सिर्फ उत्सव पर्व और खुशियों के अवसर पर गीत गाते हैं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में और पहाड़ पर काम करते समय भी गीत में ही बातचीत और गीतों में ही सवाल जवाब करते हैं। कुछ जगहों पर तो हर साल निश्चित समय पर बड़े पैमाने पर महफिल का आयोजन भी होता है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत गीतों की शौकीन क्षत्रिय जाति। नव वर्ष के अवसर पर गांव में प्रतिगान धूमधाम से आयोजित किया जाता है। मेजबान और मेहमान सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक गाने गाते हैं। अगर कभी निपुण गायक इकट्ठे हो गए तो पूरी रात गाने पर भी हार जीत का फैसला नहीं हो पाता। यदि पुरुषों और महिलाओं दोनों पक्षों की तीव्र इच्छा हो तो लगातार 2 या 3 रातों तक ये कार्यक्रम चलता है। गीत गाने के पश्चात मेजबान मेहमान को एक छोटा लाल पैकेट देते हैं जिसमें पैसे होते हैं। इसका अर्थ ये है कि गाने में मेहमान को कष्ट दिया गया और थकाया गया है, इसलिए कुछ पैसे दिए गए हैं। इन पैसों से मेहमान अपने लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीद सकते हैं। लाल पैकेट में रखी जाने वाली राशि मेहमान के गाए गीतों के स्तर के अनुसार निश्चित की जाती है। इस कार्यक्रम में कुछ पाबंदियां भी होती हैं। उदाहरण के लिए गर्भवती या गोद में बच्चा लिए महिलाएं प्रतिगान में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। पहाड़ी प्रतिमान युवा लोगों के बीच आपस में प्रेम प्रकट करने का एक तरीका भी है। काम करते समय अगर युवती गीतों के माध्यम से किसी युवक से परिचित हो गई तो वो उत्सव पर्व के दौरान एक सुंदर रंगीन पट्टी उस युवक को उपहार के रूप में देती है, जो वो स्वयं चटकीले रेशमी धागों से बुनकर तैयार करती है। पहले युवक और युवती अपने अपने माँ बाप की सहमति लेते हैं, फिर घटक के माध्यम से सगाई करते हैं। सिद्धांततः एक ही कुलनाम के लोगों के बीच शादी नहीं हो सकती, पर क्षत्रिय जाति में कुलनाम ज्यादा न होने की वजह से और इधर उधर लोगों के पृथक रूप से बसने के कारण
एक ही कुल नाम के अलग अलग परिवार अथवा 5 पीढ़ियों के बाद शादी करना एक बड़ी साधारण बात बन गई है। बेटे की शादी का दहेज बहुत ही सरल होता है। दहेज में आमतौर पर अलमारी और सूटकेस के अलावा कुदाल, हल, ताड़ वृक्ष के छिलके से बने बरसाती, हंसिया और बांस से बने टोप आदि शामिल है। इससे यह जाहिर होता है कि श जाति की महिलाएं परिश्रमी हैं। शादी की रस्म भी सरल है। शादी के कुछ दिनों पहले दूल्हा अपने उपहार दुल्हन के घर पहुंचाता है। शादी के दिन दूल्हा एक ऐसे गायक के साथ दुल्हन के घर जाता है जो गीत गाने और पाक कला में निपुण होता है। दुल्हन के माँ बाप खुद ही दूल्हे का स्वागत करना और खाना खिलाते हैं, पर खाते समय मेज पर पहले कुछ भी नहीं रखा जाता है। दूल्हे द्वारा गीत गाने के बाद खाना निकाला जाता है। मान लीजिए अगर चॉपस्टिक चाहिए तो दूल्हा चॉपस्टिक गीत गाता है और शराब के लिए शराब गीत गाता है। गाते समय दूल्हे के साथ रसोइया भी गाता है। एक के बाद एक सभी चीजें गीत के साथ साथ निकाली जाती हैं। खाना खाने के बाद दूल्हे को मेज पर रखी हुई सभी चीजों को हटाने के लिए भी गीत गाना पड़ता है। रसोइया भी गीत गाते हुए मेज से चीजों को हटाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का अभिवादन और पूर्वजों की पूजा करते हैं। फिर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर पैदल अपने घर लौटता है। रास्ते में दूल्हा आगे और दुल्हन उसके पीछे चलती है। दोनों के हाथों में छतरियां होती हैं। पूरे रास्ते भर दूल्हा और दुल्हन गीत गाते हुए चलते हैं। दूल्हे के घर पहुंचने पर दोनों पहले घर के बुजुर्गों से मिलते हैं, फिर मंदिर में पूजा करते हैं। अंत में दूल्हे के घर में शादी की अंतिम रस्म पूरी की जाती है। मेजबान पहले मेहमानों को दावत देते हैं और दावत के बाद गीत समारोह का आयोजन करते हैं। सभी उम्र के स्त्री पुरुष एक ही कमरे में इकट्ठे होकर गीत गाते हैं। वे कभी युगल और कभी एकल गीत सुनाते हैं। इस मौज मस्ती के वातावरण में वे खूब गाते और खूब खुशियां मनाते हैं। शादी के 2-3 दिनों के बाद नव दंपत्ति खेत में काम करने जाते हैं और 1 महीने के बाद दुल्हन अपने पति के साथ मायके जाती है। तो श्रोता मित्रों, ये था गीतों की शौकीन श जाति। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि जब वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा को यह पता चलता है कि गुरुदेव गायब हो गए हैं और ये काम हो ना हो उसी दानवराज का है, तो वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वही सांचांग को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक गुफा नजर आती है और शूकर उस पर अपने पांचे के वार से उस फाटक को तोड़ देता है और वहां पर जाकर दानवराज को ललकारता है। दानवराज फिर से एक चाल चलता है और नकली सिर लाकर यह बोलता है कि वे लोग सांचांग को खा चुके हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। छोटे दैत्य ने फाटक के छेद के अंदर से सिर बाहर फेंक दिया। उसे देखते ही शूकर रो उठा और बोला, कितना भयानक है ये। गुरुदेव जब अंदर गए थे तो उनकी शक्ल सूरत बिल्कुल अलग थी, पर बाहर आने पर कुछ और ही हो गया। वानर बोला, अरे मूर्ख, रोने चीखने से पहले ये तो देख ले कि यह असली है या नकली। शूकर ने कहा, बड़े बेशर्म हो तुम, नकली मानव सिर भी कभी होता है क्या? वानर ने जवाब दिया, यह एक नकली मानव सिर है। शूकर ने पूछा,
तुम्हें कैसे पता चला? वानर ने जवाब दिया, जब कभी असली मानव सिर को जमीन पर फेंका जाता है तो वह ज्यादा आवाज किए बिना गिर जाता है, लेकिन जब कभी नकली मानव सिर को फेंका जाता है तो वह लकड़ी के खरतालों जैसी आवाज के साथ गिरता है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं उसे फिर से एक बार फेंक कर दिखाता हूँ। लो सुनो। उसने सिर को उठा लिया और एक चट्टान पर दे मारा। किसी खोखली चीज के जोर से गिरने की आवाज हुई। भिक्षु रेतात्मा बोला, भैया आवाज काफी जोर से हुई है। वानर ने कहा, इसका मतलब है कि यह सिर नकली है। मैं इसे इसका असली रूप दिखाता हूँ। पल भर में अपना लौहदंड निकाल कर उसने एक ही वार से उसे तोड़ डाला। जब शूकर ने देखा तो उसे मालूम हो गया कि वह सिर बेद वृक्ष की जड़ के टुकड़े से बना हुआ है। यह शूकर की बर्दाश्त से बाहर था। वह गाली गलौज पर उतर आया। वह बोला, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे ओ जबरीले पिशाच, तुमने मेरे गुरुदेव को अपनी गुफा में छिपाया हुआ है और अपने पितामह शूकर को बेद वृक्ष की जड़ का टुकड़ा दिखाकर चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। क्या हमारे गुरुदेव बेद वृक्ष की प्रेत आत्मा है? तश्तरी उठाने वाला छोटा दैत्य यह सुनकर इतना डर गया कि वह कांपता हुआ दैत्य राज के पास लौट आया और बोला, गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। दैत्य राज ने पूछा, क्या गजब हो गया? छोटा दैत्य बोला, चौपाच्य और भिक्षु रेतात्मा तो हमारे भुलावे में आ गए थे, लेकिन वानर नगर प्राचीन वस्तुओं के विक्रेता की तरह तेज है। वह हर चीज को परख लेता है। उसने एकदम बता दिया कि यह सिर नकली है। अगर हम उसे असली मानव सिर दे सके तो शायद वह यहाँ से चला जाए। दैत्यराज ने पूछा, लेकिन असली मानव सिर हम कहाँ से लाएंगे? फिर अपनी बात जारी रखता हुआ बोला, जाओ निस्त्वचन मंडप में से एक ऐसा मानव सिर उठा लाओ जिसे अभी खाया न गया हो। तब छोटे दैत्यों ने मंडप के अंदर जाकर एक ताजा सिर चुन लिया और उसकी पूरी चमड़ी दांतों से उतार कर उसे एकदम चिकना बना दिया। फिर वह संदेश वाहक उसे तश्तरी में रखकर बाहर ले गया और बोला, माननीय मनीषी महोदय, पहला वाला सिर सचमुच एक नकली मानव सिर था, लेकिन यह सचमुच थांग महाभिक्षु का ही सिर है। हमारे महाराज ने इसे अपने पास रख लिया था ताकि हमारी गुफा में सौभाग्य का आगमन हो सके, लेकिन अब उन्होंने इसे विशेष भेंट के रूप में आपके पास भिजवा दिया है। उसने फाटक के छेद के अंदर से वह मानव सिर बाहर फेंका तो धम की आवाज हुई। खून से लथपथ सिर जमीन पर लुढ़कने लगा। यह देखकर कि जमीन पर पड़ा मानव सिर असली है, वानर अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। शूकर और भिक्षु रेतात्मा भी फूट फूट कर रोने लगे। शूकर ने अपने आंसू थाम कर कहा, रोना बंद करो भैया, मौसम बड़ा गर्म है, सिर जल्दी ही सड़ जाएगा। मैं इसे ताजा हालत में ही दफना देना चाहता हूँ। रोना पीटना तो बाद में होता रहेगा। वानर बोला, तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख शूकर ने गंदगी की परवाह किए बिना सिर को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से खड़ी चट्टान पर चढ़कर एक दक्षिणाभिमुख स्थल खोज निकाला जहां हवा और प्राकृतिक शक्तियों का संगम हुआ था। वहां अपने पांचे से एक गड्ढा खोदकर उसने सिर को दफना दिया और उस पर कब्र का टीला बना दिया। यह सब करने के बाद वह भिक्षु रेतात्मा से बोला, तुम और बड़े भैया यहाँ अफसोस करो, मैं चढ़ावे के लिए कोई चीज ढूंढ लाता हूँ। एक सरिता के किनारे से वह बेद वृक्ष की कुछ टहनियाँ और कुछ कंकड़ पत्थर उठा लाया। उन्हें कब्र के पास ले जाकर उसने बेद वृक्ष की टहनियों को उसके दोनों तरफ रोप दिया और कंकड़ पत्थरों का ढेर उसके सामने रख दिया। वानर ने पूछा, यह सब क्या है? शूकर ने जवाब दिया, बेद वृक्ष की टहनियों को गुरुदेव के कब्र पर छाया करने के लिए फिलहाल सरों के पेड़ के बदले रोप दिया गया है और कंकड़ पत्थरों को चढ़ावे के रूप में मिष्ठान के बदले रख दिया गया है। वानर जोर से चिल्लाया, अरे ओ पागल, गुरुदेव तो परलोक सिधार चुके हैं,
अब तुम उनकी कब्र पर ये कंकड़ पत्थर क्यों चढ़ा रहे हो? शूकर ने जवाब दिया, केवल यह दिखाने के लिए कि जीवित लोग उनके बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं, शोक और वफादारी प्रकट करने के लिए। वानर बोला, बेहतर यह होगा कि तुम अपनी ये बेहुदा हरकतें बंद कर दो। भिक्षुरितात्मा, कब्र की रक्षा करो और घोड़े और सामान का ध्यान रखो। हम दोनों इस दैत्यराज की गुफा महल को चकनाचूर करने, उसे बंदी बनाने और उसके शरीर के 10,000 टुकड़े करने के लिए जाते हैं। यह सब करने के बाद ही हम अपने गुरुदेव की मौत का बदला ले सकेंगे। भिक्षुरितात्मा ने आंसू बहाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो बड़े भैया, तुम दोनों होशियारी से काम लेना, मैं यहाँ रहकर पहरा दूंगा। तब विलक्षण शूकर ने अपनी काले किमखाब की पोशाक उतार दी, बंडी को कसकर बांध लिया और पांचा उठाकर वानर के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों सीधे पत्थर के फाटक पर गए और चेतावनी दिए बिना उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उन्होंने आसमान को हिला देने वाली आवाज में पुकारा, अरे ओ राक्षस, फौरन हमारे तांग महाभिक्षु को जिंदा लौटा दो। यह सुनकर गुफा में मौजूद सभी बूढ़े जवान दैत्यों के दिल दहल गए। उन्होंने शिकायत की कि हिरावल दस्ते के सेना नायक ने ही उन्हें इस मुसीबत में लाकर खड़ा कर दिया है। दैत्यराज ने पूछा, अब हम इन भिक्षुओं का मुकाबला कैसे करेंगे? ये लोग तो फाटक तोड़कर अंदर घुस आए हैं। हिरावल दस्ते का सेना नायक बोला, प्राचीन तो कहा करते थे, मछली के टोकरे में हाथ डालोगे तो हाथ में बदबू तो आएगी ही। जब हम इस झंझट में फंस ही गए हैं तो हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हमें अपनी फौज को साथ लेकर इन भिक्षुओं से लड़ाई करनी होगी। जब दैत्यराज ने यह सुना तो उसके सामने यह आदेश देने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। मेरे बच्चों, एकजुट हो जाओ और अपने सर्वश्रेष्ठ शस्त्र उठा लो, मेरे साथ अभियान करो। अपने दुश्मन को जोर से ललकारते हुए वे लोग गुफा के प्रवेश दरवाजे के बाहर कूच कर गए। महान मनीषी वानर और शूकर ने कुछ कदम पीछे हटकर पर्वत के पीछे से एक चौरस मैदान पर उनके दानवी प्रहार को रोका। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारा सबसे ज्यादा मशहूर सरदार कौन है? वह राक्षस कौन है जिसने हमारे गुरुदेव को बंदी बनाया हुआ है? दैत्यों ने अब अपनी व्यूह रचना पूरी कर ली थी। जहाँ एक कढ़ा हुआ बहुरंगी झंडा लहरा रहा था, लौह यष्टि हाथ में उठाकर दैत्यराज जोर से चिल्लाया, अरे ओ पापी भिक्षुओं, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं दक्षिणी पर्वतमाला का महान नरेश कहलाता हूँ और सैकड़ों सालों से यहाँ का एक छत्र शासक हूँ। तुम्हारे थांग महाभिक्षु को मैंने ही खाया है। देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर, शूकर और भिक्षुरितात्मा उस दैत्यराज की भुलावे में आ जाते हैं और सच मान लेते हैं कि वह सान चांग को खा गया है। बहुत अफसोस करने के बाद वे दैत्यराज को मारने के लिए उसकी गुफा में जा पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने गाली देते हुए जवाब दिया, अरे ओ झबरीले जानवर, तेरी इतनी जुर्रत? आखिर तेरी उम्र ही कितनी है जो अपना नाम दक्षिणी पर्वतमाला के साथ जोड़ रहा है? अपनी जगह खड़े रहो और अपने पितामह के दंड प्रहार का मजा चखो। अब क्या था? वानर के प्रहार से बचने के लिए प्रेतात्मा ने एक तरफ हटकर अपनी लौह यष्टि से उसे रोका। दैत्यराज आंखें दिखाता हुआ बोला, अरे ओ बंदर की औलाद, तुम इस तरह भला मुझे कैसे पछाड़ सकते हो? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां मौजूद हैं जिनके बलबूते पर तुम मेरे दरवाजे पर आकर पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो? वानर ने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया, मैं चखाता हूँ तुम्हें मजा। जाहिर है तुम यह नहीं जानते कि मैं कौन हूँ।
वानर की बात से राक्षस बहुत ही गुस्से में आ गया और अब उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दांत पीसता हुआ वह आगे की तरफ लपका और उसने अपनी लोह यष्टि से वानर पर वार किया। वानर ने सहज ही अपने दंड से उसे रोक दिया। वह दैत्यराज से कुछ और कहने ही वाला था कि शूकर के संयम का बांध टूट गया और उसने दैत्यराज के हिरावल दस्ते के सेना नायक पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। सेना नायक ने अपनी सारी सैन्य शक्ति युद्ध में झोंक दी। तब एक शानदार घमासान युद्ध छिड़ गया। जब वानर ने यह देखा कि छोटे दैत्य डट कर उससे लड़ रहे हैं और बार बार आक्रमण करने पर भी उन्हें खदेड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही, तो उसने शरीर विभाजक जादू का इस्तेमाल करने का तय कर लिया। उसने अपने शरीर से बालों का एक गुच्छा तोड़ा, उन्हें मुंह में डालकर अच्छी तरह से चबाया और उन्हें बाहर थूक कर बदलो का आदेश दिया। पल भर में वे सब बाल नकली वानर में बदल गए। उन सभी के हाथ में लोहदंड था। वे दैत्य सेना से जूझते हुए बाहर की तरफ से गुफा की ओर बढ़ने लगे। 100-200 छोटे दैत्यों के लिए उनके चारों तरफ से आक्रमण का सामना करना बिल्कुल असंभव हो गया था और वे सभी अपनी जान बचाकर गुफा में लौट गए। तब वानर और शूकर अंदर से दुश्मन की पांतों को चीरते हुए बाहर निकल आए। जिन असुरों ने मूर्खतावश शूकर के पांचे का मुकाबला करने की कोशिश की, वो तो लहूलुहान हो गए और जिन्होंने वानर के दंड का सामना करने की कोशिश की, उनकी हड्डी पसलियां चकनाचूर हो गई। दक्षिणी पर्वतमाला का महान नरेश इतना ज्यादा डर गया कि वह जान बचाकर अपने मेघयान और पवनयान पर बैठकर भाग निकला। हिरावल दस्ते का सेना नायक जो परिवर्तन कला से बिल्कुल अनभिज्ञ था, वानर के दंड प्रहार का निशाना बन चुका था और अपने असली रूप को प्रकट कर चुका था। वह दरअसल भूरे रंग का एक भेड़िया राक्षस था। शूकर ने उसके पास जाकर उसे टांग से उठाते हुए कहा, भगवान ही जानता है कि इसने अब तक कितने छोटे छोटे शूकर और मेमने खाए हैं। इस बीच वानर ने अपने शरीर को झकझोरा, बालों का गुच्छा फिर एक बार अपने शरीर पर लगा लिया और बोला, समय बर्बाद करने का मौका नहीं है मूर्ख। दैत्यराज का पीछा करो और गुरुदेव की हत्या की कीमत वसूल करो। शूकर पीछे मुड़ा पर तब तक सभी छोटे वानर गायब हो गए थे। वह बोला, तुम्हारे जादुई वानर तो सब के सब गायब हो गए हैं भैया। वानर ने जवाब दिया, मैंने उन्हें वापस ले लिया है। शूकर ने कहा, वाह भैया वाह। वे दोनों खुशी खुशी विजय पूर्वक लौट गए। जब वरिष्ठ दैत्य गुफा में लौटा तो उसने अपने छोटे दैत्यों से कहा कि वे मिट्टी पत्थर से गुफा के सामने के फाटक को बंद कर दें। फाटक को बंद करते समय गुफा के बचे कुचे छोटे दैत्य डर के मारे थर थर कांप रहे थे। अब उन्हें अपने सिर बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वानर शूकर को साथ लेकर फाटक पर पहुंच गया। उसने जोर से ललकारा पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शूकर के पांचे के वार का भी कोई असर नहीं हुआ। स्थिति को समझने के बाद वानर बोला, शूकर, यहाँ फालतू में टक्करे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने फाटक को बंद कर दिया है। शूकर ने पूछा, अब हम गुरुदेव की हत्या का बदला कैसे लेंगे? वानर ने जवाब दिया, चलो हम गुरुदेव की कब्र पर भिक्षुरित आत्मा के पास लौट जाते हैं। वहां लौटकर उन्होंने देखा कि भिक्षुरित आत्मा अभी तक रो रहा है। यह देखकर शूकर भी अपना संतुलन खो बैठा और अपना पांचा नीचे फेंक कर कब्र के सामने साष्टांग लेटकर हाथ जमीन पर पटकता हुआ रोने लगा, अफसोस करने लगा। हाय मेरे गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव, यही हश्र होना था आपका इतनी दूर यहाँ आकर। आप कहाँ होंगे, हमें आपके दर्शन।
वानर ने कहा, इस तरह विलाप ना करो। प्रेतात्मा ने अपना सामने का फाटक बंद कर लिया है, लेकिन गुफा के बाहर और अंदर जाने का कोई ना कोई पिछला दरवाजा जरूर होगा। तुम दोनों यही रहो, मैं उसका पता लगा कर आता हूँ। शूकर ने आंसू बहाते हुए कहा, सावधानी से काम लेना भैया, खुद भी उनके चंगुल में ना फंस जाना। ऐसा ना हो कि गुरुदेव के बाद हमें तुम्हारे लिए अफसोस करना पड़े। ये तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वानर बोला, चिंता ना करो, ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। वाह रे वानर राज! उसने अपना लोहदंड लेकर कमरबंद पर कस लिया और फिर पर्वत के रास्ते पर लौट गया। रास्ते में उसे बहते पानी की कल कल आवाज़ें सुनाई पड़ी। मुड़कर देखा तो एक जल स्रोत नजर आया, जो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था। जल स्रोत के पास एक दरवाजा था, जिसके बाईं ओर एक जल निकासी नाला बना हुआ था। नाले से लाल रंग का पानी निकल रहा था। वानर ने सोचा, इसमें संदेह नहीं है कि यह गुफा का पिछला दरवाजा है। अगर मैं अपने असली रूप में अंदर जाता हूँ तो दरवाजे खुलते ही छोटे दैत्य मुझे पहचान लेंगे। बेहतर यही होगा कि मैं एक जल सर्प का रूप धर के अंदर जाऊं। पर ठहरो, यह भी ठीक नहीं होगा। अगर गुरुदेव की आत्मा को यह पता चल जाएगा कि मैंने जल सर्प का रूप धारण कर लिया है, तो वे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एक भिक्षु होते हुए इतने लंबे प्राणी में बदलना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो मैं एक छोटे से केकड़े का रूप धर लेता हूँ, पर यह भी ठीक नहीं होगा। गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, क्योंकि एक भिक्षु का रूप होते हुए मेरा इतना ज्यादा टांगों वाले प्राणी में बदलना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस सब को सोचने के बाद वानर ने एक जल मूषक का रूप धर लिया और पानी में घुस करके जल निकासी नाले से सीधा गुफा के अंदर के प्रांगण में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपना सिर बाहर निकाला और चारों तरफ ध्यान से देखा। कुछ छोटे दैत्य धूप वाली जगह मनुष्य के गोश्त के टुकड़ों को सुखा रहे थे। वानर ने सोचा, हे भगवान, यह शायद गुरुदेव के मांस का बचा कुचा अंश है, जिसे दैत्य खा नहीं पाए हैं। बेशक ये लोग उसे किसी अगले दिन के लिए सुखा रहे हैं। अगर मैं इस समय अपने असली रूप में लौटकर अपने दंड के एक ही बार से इन सब पर सफाया कर देता हूँ, तो यह मेरी अंधवीरता ही होगी। अब मुझे एक और रूप बदलना होगा। अंदर जाकर वरिष्ठ दैत्य को खोजना होगा और ये पता लगाना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। यह सब सोचने के बाद वह नाले से बाहर कूद गया और अपने शरीर को झकझोर कर एक उड़ने वाली चींटी में बदल गया। अपने पंख फैलाकर वह सबकी आंखों से बचता हुआ सीधा भीतरी महाकक्ष में जा पहुंचा। वहां वरिष्ठ दैत्य परेशानी में डूबकर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी एक छोटे दैत्य ने पीछे से आकर सूचना दी, बधाई हो महाराज, बधाई हो। वरिष्ठ दैत्य ने पूछा, किस बात की बधाई? छोटे दैत्य ने जवाब दिया, पिछले दरवाजे के बाहर जल स्रोत के पास मैं अभी चौकसी के लिए गया था। वहाँ मैंने अचानक जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी। मैं तुरंत पर्वत की चोटी पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगा। मैंने देखा चूपास से नवदीक्षित सोनार भिक्षुक आत्मा तीनों एक कब्र के सामने झुककर भीषण विलाप कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ उन लोगों ने उस सिर को थांगमा भिक्षु का सिर मान लिया होगा और उसे एक कब्र में दफनाकर शोक मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日
汉语。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को शाओथांग की नमस्ते। श्रोताओं को राकेश वत्स की भी नमस्ते। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 请送我去中心医院。 कृपया मुझे केंद्रीय अस्पताल तक पहुंचा दें। 知道怎么走吗？ क्या आपको रास्ता मालूम है? 请您开慢点儿， कृपया थोड़ा आहिस्ता चलाएं। 就停在门口吧。 बस दरवाजे के नजदीक रोक दें। शाओथांग जी, मेरी चीनी अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई। बस में बैठने के समय मैं कभी कभी रास्ता भूल जाता हूँ, इसलिए अस्पताल जाते समय मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता और टैक्सी से जाना पसंद करता हूँ। इसलिए कृपया बताइए कि मैं केंद्रीय अस्पताल जाना चाहता हूँ, इसे चीनी में ड्राइवर को कैसे कह सकता हूँ? आप कह सकते हैं 请送我去中心医院 कृपया मुझे केंद्रीय अस्पताल तक पहुंचा दें 请送我去中心医院。请 कृपया 请送 पहुंचाना 送我 मैं या मुझे 我 去 जाना 去 中心 केंद्र 中心医院 अस्पताल 医院。请送我去中心医院 कृपया मुझे केंद्रीय अस्पताल तक पहुंचा दें असल में आप गाड़ी में बैठने के बाद अपना गंतव्य स्थल का नाम सीधे ड्राइवर को बता दें, वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो मैं सीधे केंद्रीय अस्पताल चुंगशिन ईयुन कह दूं? जी हाँ, तो आए सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请送我去中心医院，知道怎么走吗？当然了，我是老司机了。 शाओथांग जी, यदि मैं ड्राइवर से ये पूछना चाहूँ कि क्या आपको रास्ता मालूम है, तो चीनी में कैसे कहूँ? आप कह सकते हैं 知道怎么走吗？ क्या आपको रास्ता मालूम है? 知道怎么走吗？知道 मालूम होना 知道怎么 कैसे 怎么 走 जाना 走 माँ प्रश्नवाचक शब्द 吗？知道怎么走吗？知道怎么走吗？ क्या आपको रास्ता मालूम है? आए एक बार फिर सुने आज के पाठ की पहली बातचीत। 请送我去中心医院，知道怎么走吗？当然了，我是老司机了。 शाओथांग जी, यदि ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा हो तो मुझे सुरक्षा की चिंता रहती है। मैं उसे आहिस्ता चलाने के लिए कहना चाहता हूँ। इसे चीनी में किस तरह कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 请你开慢一点儿 कृपया थोड़ा आहिस्ता चलाएं 请你开慢一点儿。 请 कृपया 请 您 आपका सम्मानसूचक शब्द 您 开 चलाना 开 मान आहिस्ता 慢 点儿 यानी कि थोड़ा 点儿。请你开慢一点儿 कृपया थोड़ा आहिस्ता चलाएं 请你开慢一点儿。 तो आए आज के पाठ की दूसरी बातचीत सुने 师傅请您开慢点儿 太快了是吧？好的， जब हम केंद्रीय अस्पताल पहुंच गए, तब मैं उसे दरवाजे के नजदीक रोकना चाहता हूं। इस बात को मैं उससे कैसे कहूं? आप कह सकते हैं 就停在门口吧 बस दरवाजे के नजदीक रोक दें 就停在门口吧。बस दरवाजे के नजदीक रोक दें। 就 बस 就停 रोकना 停在 पर 在 门口 दरवाजा 门口 का उच्चारण सहायक एक निवात शब्द है 吧。就停在门口吧 बस दरवाजे के नजदीक रोक दें 就停在门口吧。बस दरवाजे के नजदीक रोक दें। अच्छा अब हम आज के पाठ की तीसरी बातचीत सुने 就停在门口吧我只有100的找您20。 आइए सुने आज के पाठ की सारी बातचीत। बातचीत 1请送我去中心医院知道怎么走吗当然了，我是老司机了。 बातचीत 2师傅请您开慢点儿 太快了是吧？好的， बातचीत 3
就停在门口吧。好，只有100的。少年20。 ये थी आज के पाठ की सारी बातचीत। आशा है आपने इन वाक्यों को सीखा होगा। अच्छा, अब राकेश वत्स और शादांग को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।